या आपका डिटरमिनेंट, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या मैट्रिक्स खत्म किए थे, तो अभी हम शुरू करते हैं डिटरमिनेंट। मैं जब मैट्रिक्स का पहले क्लास में आपको क्या बताया था कि जो डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स है ये दोनों बहुत ही सिमिलर चीज है, ठीक है। बहुत चीजें है दोनों के, इसकी मैट्रिक्स है यहाँ पे हम लोग को मिलेगा। तो पहले जो व्हाट इज डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो पहले हमें ये पता है कि डिटरमिनेंट जो है इज ओनली एप्लीकेबल इन स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। पहले डिटरमिनेंट क्या होता है ना, डिटरमिनेंट है जब हम मैट्रिक्स लिखते थे, ठीक है, तो सिंपल मैट्रिक्स का वैल्यू लिख देते थे। लेकिन डिटरमिनेंट क्या होता है, जब हम उसी मैट्रिक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। फाइंडिंग ए वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज डिटरमिनेंट। जब हम मैट्रिक्स का कुछ एक वैल्यू फाइंड करते हैं, उसी को सॉल्व करने के बाद लास्ट में उसका वैल्यू क्या आता है उसको हम डिटरमिनेंट बोलते हैं। और डिटरमिनेंट कहां पे एप्लीकेबल है, ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, द डिटरमिनेंट ओनली इज डिटरमिनेंट इज ओनली applicable, determinant is only applicable in square matrix, in square matrix। अभी मैं बोलूंगा व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है ना, जो सेम ऑर्डर, जो क्या होता है सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मतलब क्या होता है, n क्रॉस n, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट जो एप्लीकेबल होगा वो सिर्फ किसमें होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को मतलब जहां पे ऑर्डर n क्रॉस m होगा, मतलब n क्रॉस m मतलब जहां पे 2 क्रॉस 3 4 क्रॉस 5 6 क्रॉस 7, ठीक है, 1 क्रॉस 2, ये सब मैट्रिक्स में हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ n क्रॉस m चाहिए। अभी लिखते हैं लेट हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। लेट हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। जो आपका मैट्रिक्स A है, तो A मैट्रिक्स क्या है अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कितना ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3। उसका मतलब यहाँ पे अभी हम डिटरमिनेंट इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो डिटरमिनेंट जो है, डिटरमिनेंट का सिंबल क्या होता है, पहला चीज तो DET लिखते हैं, DET ऑफ A, DET ऑफ A। ये डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में क्या होता है, डिटरमिनेंट जैसे मैट्रिक्स में आप लोग ये स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हो, यहाँ पे सिर्फ इसका अंदर लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये दोनों बाहर की तरफ स्ट्रेट लाइन होगा, जैसे हम जनरल बोलते हैं मॉडुलस, ठीक है। यहाँ पे तो मॉडुलस नहीं बोल सकते, लेकिन मॉडुलस जैसा यहाँ पे दोनों सिंबल है, ठीक है। अच्छा, तो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए और दूसरा सिंबल क्या है, सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट। सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है, सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट और क्या है, पहला बात तो ये DET ऑफ A लिख सकते हैं, यहाँ पे ये ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, ठीक है। छोटा ट्रायंगल जो होता है वो ट्रायंगल भी लिख सकते हैं। और तीसरा चीज क्या है, यहाँ पे DET ऑफ A ये ट्रायंगल, और तीसरा आपका क्या है, आप मॉडुलस ऑफ A मतलब मोड ऑफ A जैसा। ये यहाँ पे मॉडुलस नहीं है, यहाँ पे आप उसको मॉडुलस ऑफ A या मैग्नीट्यूड ऑफ A ये सब नहीं बोल सकते। यहाँ पे आप क्या बोलोगे, डिटरमिनेंट ऑफ A, लेकिन सिंबल जो होगा वही बार दोनों बार मॉडुलस की तरह ही होगा, ठीक है। तो ये तीनों सिंबल से हम लोग डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और डिटरमिनेंट को जो लिखते हैं वो किसके अंदर, ये दोनों बार के अंदर। और ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, एक 3 क्रॉस 3 बार n क्रॉस n मैट्रिक्स होता है, ठीक है। सिर्फ उसी चीज को हम लोग डिटरमिनेंट को फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं डिटरमिनेंट को कैसे फाइंड करते हैं। पहले तो ये नंबर नहीं लेते हैं, हमें क्या करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं जो है 2 क्रॉस 2, जो क्या है 2 क्रॉस 2। मान लो एक A मैट्रिक्स है, तो क्या है हम लोग प्लेस के हिसाब से नहीं लेते हैं, ठीक है। A11 A12 A21 और ये आपका क्या है, ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, अभी स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ये अभी कौन सा है, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर। इसका मतलब हम इजीली वहां पे डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं ड्यू टू इट्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो फिर हम क्या लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A, DET ऑफ A। डिटरमिनेंट ऑफ A हम कैसे फाइंड करते हैं, पहले तो डिटरमिनेंट में लिखना पड़ेगा A11 A12, ये किस फॉर्म में है, मैट्रिक्स फॉर्म में। अभी उसको हम डिटरमिनेंट में लिखेंगे, ठीक है। तो जब वो इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इजीली यहाँ पे डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे DET ऑफ A कितना हो जाएगा, ठीक है। DET ऑफ A यहाँ पे कितना हो जाएगा, A22 A11, और ये दोनों जब स्क्वायर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे उनका बीच में कौन सा सिंबल होगा, माइनस सिंबल। तो A22 into A11 माइनस कितना होगा, A21 A1। यहाँ पर क्या हो गया, डिटरमिनेंट। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। अभी यहाँ पे जो भी नंबर होगा, नंबर को मल्टीप्लाई करो, इसको माइनस करो, जो बिंदु आएगा डिटरमिनेंट आएगा। और एक चीज यहाँ पे जो डिटरमिनेंट जो होगा, इसका जो भी आपको वैल्यू मिलेगा, इसको सॉल्व करने के बाद कोई तो वैल्यू मिलेगा कि नहीं, जो वैल्यू मिलेगा वो आपका क्या होगा, आइदर ए रियल नंबर
क्या होगा, आइदर ए रियल नंबर और क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। सिर्फ हमें ये दो वैल्यू मिल सकता है, एक रियल नंबर मिलेगा, नहीं तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। और रियल नंबर क्या होता है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, या 11 क्लास में डिटेल पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का तो चैप्टर ही था। तो रियल नंबर ये क्या है, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर हम ये डिटेल को सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा सिर्फ ये दो फॉर्म आएगा। पर टू क्रॉस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट के हिसाब से हम लोग ऐसे ये रूल के हिसाब से उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मान लो अभी मैं आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, उसका एग्जाम में ये क्या होगा, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, ठीक है। फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। उसका मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो एक मैट्रिक्स है जहां पे क्या है 1 2 3 4 5 6 ऐसा एक मैट्रिक्स है, और ऑब्वियसली यहां पे ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3, और इसका आपको डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए दिया है, इसका डिटरमिनेंट आपका कितना होगा। तो मैं पहले जब स्टार्टिंग में बोला था कि डिटरमिनेंट जो फाइंड करते हैं वो सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है n क्रॉस n, लेकिन यहाँ पे आपका ऑर्डर क्या है n क्रॉस n, जहाँ पे n का वैल्यू कितना है 2 है और n का वैल्यू कितना है 3 है। इस हिसाब से ये इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ इट इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन इट्स डिटरमिनेंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिर आप आंसर क्या लिख सकते हो, डिटरमिनेंट डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्या लिख सकते हो, डिटरमिनेंट डज नॉट एग्जिस्ट। अब इजीली क्या लिखा, डिटरमिनेंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होता है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। डिटरमिनेंट जो फाइंड करते हैं सिर्फ आप स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही फाइंड कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये भी जो डिटरमिनेंट है, एज इट इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स सो यू कैन फाइंड इट्स डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, फाइंड तो करना पूरी बात है। अच्छा, तो ये आप इजीली 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स और सिंगल मैट्रिक्स, मतलब सिंगुलर में जो वन ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है वो तो इजी है। वन ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसे, मतलब यहाँ पे अगर मैट्रिक्स दिया है 2, इसका डिटरमिनेंट कौन होगा, वही सेम होगा, 2 ही होगा, ठीक है। तो ये वन ऑर्डर का मैट्रिक्स और ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए आसान चीज है, तो इतना कुछ है नहीं। जो आपको काम ओरिजिनल काम जो 3 ऑर्डर 3 का मतलब 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना, ठीक है, उसको हम देखते हैं। मान लो आपके पास कोई एक एग्जांपल, कोई एक मैट्रिक्स ए है जो कौन सा है ना, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a3, ये आपका कोई एक ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, इसको हमें अभी क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये अभी कौन कितना ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3, दैट मींस इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, वी कैन इजीली फाइंड आउट दिस डिटरमिनेंट वैल्यू। तो फिर हम क्या निकालते हैं, ए डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, देखो मैं आपको एक छोटा सा चीज बोल रहा हूं, आपको उसको पहले अभी याद रखना है, सिर्फ आपका काम है कि इसको भी याद रखना है। वो कैसे हुआ मैं आगे जाके बोलूंगा, वो कैसे हुआ उसका जनरल फॉर्मूला यूज करके मैं आगे बोलूंगा, लेकिन ऑब्वियसली आपको याद इतना ही याद रखो, ये जो डिटरमिनेंट है ये इसका a11 का वैल्यू कितना होगा प्लस, a12 का वैल्यू होगा माइनस, a13 का वैल्यू होगा प्लस, और उसके बाद में जितना भी एलिमेंट होगा किसी में भी दोनों प्लस है दोनों माइनस एक साथ नहीं आ सकते। इसका मतलब यहाँ पे अगर प्लस है तो ये क्या होगा माइनस, अगर ये माइनस है तो ये क्या होगा प्लस, अगर ये माइनस है तो ये क्या होगा प्लस, ये प्लस है तो ये क्या होगा माइनस, ये प्लस मतलब ये माइनस, ये माइनस मतलब ये प्लस। देखिए किसी भी प्लेस में प्लस माइनस दोनों एक साथ रिपीट नहीं होता है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो कोई भी प्लेस में दोनों प्लस माइनस रिपीट नहीं होता है। जनरली हम जब एक डिटरमिनेंट को एक्सपांड करते हैं, जनरली हम लोग R1 को लेकर एक्सपांड कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, आप किसी भी रो किसी भी कॉलम को लेकर एक्सपांड कर सकते हो। और कौन सा रो कौन से कॉलम को एक्सपांड लेकर करना भी है, करना चाहिए, मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इससे कोई नंबर है नहीं, स्टेप अभी बता नहीं सकते, यहाँ पे प्लेस के हिसाब से नंबर है a11 a12 a13, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे हम लोग R1 लेकर एक्सपांड करते हैं, ठीक है, मैं पे क्या बोलूंगा एक्सपांडिंग थ्रू R1, एक्सपांडिंग थ्रू एक्सपांडिंग यूज भी लिख सकते हो, ठीक है, एक्सपांडिंग थ्रू R1। अभी हम R1 को लेकर हमें एक्सपांड करना है, तो R1 मतलब अभी उसमें ये है या आपका R1 है, तो R1 को लेकर हमें एक्सपांड करना है। जो R1 को जो पहला एलिमेंट वो आपका क्या है, R1 को जो पहला एलिमेंट वो आपका क्या है a11, a11 को लिखना है, a11 का रो और a11 का कॉलम, इसको अभी आपको ओमिट करना है, इसको अभी आपको ओमिट करना है, मतलब ओमिट a11 का रो एंड a11 का कॉलम।
बाकी कौन बचा, ये 4 एलिमेंट। अब ये 4 एलिमेंट में हम ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं और हमारे पास जो 4 एलिमेंट बचेगा, ये 4 एलिमेंट में हम लोग ये रूल अभी अप्लाई कर सकते हैं। उसी हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, a22 a23 a32 a33 और हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, कहां से शुरू करेंगे, हर टाइम याद रखना कि राइट साइड से ऊपर, राइट साइड से ऊपर जाना है। इसको मतलब यहाँ पे राइट साइड कौन है, पहला एलिमेंट a33 a22 माइनस कितना होगा a32 a23, इसके इससे मल्टीप्लाई करना है माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। जब हम ऑर्डर को लिखते हैं सिर्फ ये ऑर्डर को ये रूल अप्लाई करेगा, ये जो प्लस माइनस, लेकिन जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हर टाइम दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई के बीच में माइनस सिंबल होता है, इसको याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो भाई दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्या है, a12 का सिंबल क्या है माइनस, मतलब क्या होगा माइनस ऑफ a12, समझ पा रहे हो, ये जो प्लस माइनस किस लिए है, ये सिंबल को ये एलिमेंट के लिए, ठीक है। अभी a2 का रो a2 का कॉलम a2 का रो a2 का कॉलम को फिट करना है और बाकी हमारे पास कितना एलिमेंट बचा है, 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये चारों एलिमेंट में क्या लगना है, ये वाला रूल अप्लाई करना है। तो ये वाला रूल के हिसाब से क्या है, राइट साइड से कॉर्नर मतलब a33 a21 क्या हो जाएगा a33 a21 माइनस कितना होगा a31 a23 a31 a, ठीक है। अच्छा फिर हमारा तीसरा एलिमेंट क्या है a13 क्या लगेगा, प्लस या माइनस, अब दूसरी प्लस, यहाँ पे क्या हो गया प्लस प्लस a1। अभी 13 का रो और 13 का कॉलम ये दोनों को छोड़ना है, ये दोनों के बाद बाकी कौन बचा, ये चारों में से कैसे मल्टीप्लाई होगा, राइट साइड से कॉर्नर मतलब a32 a21 कितना हो जाएगा a32 a21 माइनस a31 a22, ठीक है। इसी तरह हम क्या करते हैं 3 + 3 मॉडल मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम 3 + 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अभी मैं जो प्रॉपर्टी है उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी, ठीक है। बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं, मैं जो आपको बोला था कुछ एक डिफरेंस होगा, एक्चुअली डिफरेंस क्या है, ठीक है, इसको नोट में लिखते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से समझना। एक्चुअली क्या बोलना चाहता हूँ, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है और हम उस मैट्रिक्स के साथ एक स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास कोई भी और कुछ भी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ हम लोग क्या करते हैं, स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं। उसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, एक हमारे पास मैट्रिक्स है, वो मान लो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये हम लोगों के पास है मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोलूंगा ना, a = k b फाइंड करना है, a = k b, ठीक है। ये जो k जो है ये क्या है, वो एक स्केलर क्वांटिटी। अभी ये स्केलर क्वांटिटी को ये मान लो b मैट्रिक्स है, तो अभी स्केलर क्वांटिटी को b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, अगर मैं a = k b फाइंड करूंगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, a × k a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 होगा। तो हम लोग क्या करते थे मैट्रिक्स में, ये k को सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते थे कि नहीं, तो फिर ये क्या हो जाता था, k a11, ठीक है, k a11 k a12 k a13 k a21 k a22 k a23 k a31 k a32 k a, हम लोग का ये मैट्रिक्स हो जाता था, होता था नहीं, मैट्रिक्स में हम लोग ये प्रॉपर्टी पढ़ के लेकिन अगर डिटरमिनेंट में ये चीज होता, अगर आपको डिटरमिनेंट में ये दिया है कि मैं बताता पहले क्या, तो ये आपने मैट्रिक्स में ऐसा हो गया, आपको पता है। डिटरमिनेंट में क्या होता है, जब हम कोई एक स्केलर क्वांटिटी को एक डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जब एक स्केलर क्वांटिटी को हम डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा हम लोग सारे एलिमेंट के साथ नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया दोनों का बीच में डिफरेंस।
मैट्रिक्स में जब हमने स्केलर क्वांटिटी को एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते थे, हम लोग मैट्रिक्स का अंदर जितने भी सारे एलिमेंट है, सारे एलिमेंट के साथ k को मल्टीप्लाई करना पड़ता था स्केलर क्वांटिटी को। लेकिन जब डिटरमिनेंट में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, डिटरमिनेंट में सिर्फ एक किसी रो या किसी कॉलम में ही मल्टीप्लाई करना है, सारा एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर ये डिटरमिनेंट a होता, अगर ये डिटरमिनेंट a होता कि a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, अगर ये डिटरमिनेंट होता है और मैं आपको बोलता कि a इक्वल टू k b अभी निकालना है, इसमें डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट में ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू मान लो ये जो k है हम k सिर्फ r1 में ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये फिर क्या हो जाएगा k11 k11 ka12 ka13, ये बाकी सेम होगा a21 a22 a23 a31 a32 ये बाकी चीज सेम होगा। डिटरमिनेंट में जब हम किसी भी एक स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, उसी को एक रो या एक कॉलम, आप किसी भी रो किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब उसको मैं उल्टा प्रोसेस से करते हैं, ठीक है, मान लो आपको ये दोनों चीज अभी दिया हुआ है, ये मान लो ये दोनों चीज अभी आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं दिया है, आप बोलोगे सर क्यों आप सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं करते, अगर सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपका क्या प्रॉब्लम होगा, क्या प्रॉब्लम होगा, देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मान लो अभी आपको ये चीज नहीं दिया है, ये चीज नहीं दिया है, सिर्फ ये एक एलिमेंट दिया है और ये दिया है, इसको हम उल्टा प्रोसेस में करते हैं, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, अब हम इसी से कॉमन निकालते हैं, तो जब हम किसी मैट्रिक्स के साथ कॉमन निकाल देते हैं, वो सारा एलिमेंट के साथ कॉमन निकाल देते हैं, जो कॉमन होता था वो सारे एलिमेंट के साथ, मतलब यहाँ पे अगर मैं k को कॉमन ले आऊं बाय टेकिंग कॉमन k, ये फिर कितना हो जाएगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये आपको क्या होगा, जब कॉमन लेते हैं तो सारा एलिमेंट में k क्या आ जाता है, कॉमन आ जाता है। लेकिन डिटरमिनेंट में ये प्रॉपर्टी है, जब आप कुछ भी एलिमेंट को कॉमन लोगे, सिर्फ वो एक रो या एक कॉलम से कॉमन ले सकते हो। डिटरमिनेंट में जहां पे भी आप डिटरमिनेंट में कुछ एलिमेंट को कॉमन निकालना है, वो कॉमन सिर्फ आप एक रो या एक कॉलम से ही फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अगर मैं 2 को कॉमन ला रहा हूं मतलब सारे एलिमेंट से 2 कॉमन आ जाएगा, ऐसा नहीं। अगर 2 में कॉमन लाता हूं तो 2 सिर्फ किसी एक ही रो या एक ही कॉलम से आएगा। इस हिसाब से अगर मैं पहले ये रो से मैं क्या करता हूँ, k को कॉमन लाता हूँ, नहीं तो एक कॉलम से C1, ठीक है, हम लोग मैंने पहले आपको रो में मल्टीप्लाई करके दिखाया था, अभी मैंने कॉमन, अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास ये डिटरमिनेंट है, अभी हमें ये डिटरमिनेंट से फाइंड करना है कॉमन, सारी चीज को कॉमन फाइंड करना है। अगर मैं C1 से पहले k कॉमन लेता हूँ, क्या लिखूंगा यहाँ पे, टेकिंग k कॉमन फ्रॉम C1, अगर मैं C1 से k कॉमन लूंगा तो ये फिर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू k इंटू a11 a21 a31 ka12 ka22 ka32 ka13 ka23 और ka3, ऐसा हो गया। यहाँ पे सिर्फ मैं C1 से ही कॉमन ला सकता हूँ, लेकिन मैट्रिक्स में क्या था, अगर आपको k कॉमन लाना है तो सारे एलिमेंट से कॉमन लाना पड़ेगा। मैट्रिक्स में आप किसी भी एक रो किसी भी कॉलम में कॉमन ला सकते हैं। ये भी आपके बेंचेरी बुक में एक प्रॉपर्टी के दौर में दिया है, ठीक है, प्रॉपर्टी के तरह दिया है, तो उस प्रॉपर्टी को जब हम पढ़ेंगे ये चीज और एक बार वहां पे बोलूंगा, ठीक है। तो ये फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे अगर मैं और एक बार यहाँ से C2 से कॉमन लाता हूँ तो फिर ये सारा k तो चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और एक k आ जाएगा। अगर मैं C3 से लेता हूँ कॉमन k तो यहाँ पे भी सारा k आ जाएगा, आ जाएगा नहीं, तो ये भी और एक बार हो गया k, तो अभी ये क्या हो गया, k3 और अभी क्या हो गया, k3 डिटरमिनेंट a हो गया, इसको हम b लेते थे ना, तो k3 b हो गया। देखिए जब हम मल्टीप्लाई किए थे सिर्फ एक सिंगल k को मल्टीप्लाई किए थे, लेकिन जब कॉमन ला रहे हैं एक k3 कॉमन आ जा रहा है, तो उसका मतलब जब आपको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने मैट्रिक्स के तरह सारा एलिमेंट में कॉमन ले ली, सारा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दी, तो फिर जब कॉमन में निकालेंगे तो k3 के हिसाब से कॉमन निकलेगा, k के हिसाब से नहीं। आप मल्टीप्लाई कर रहे हो k लेकिन आ रहा है k3, तो डिटरमिनेंट में ये प्रॉपर्टी है,
एट लास्ट हम लोग को क्या पता चला ना, जब मैट्रिक्स में हम कोई भी स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं वो सारा एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिटरमिनेंट में जब हम एक स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं वो सिर्फ एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो उसी का उल्टा प्रोसेस को हम लोग सोचेंगे कि जब हम कॉमन लाते हैं मैट्रिक्स से वो सारे एलिमेंट से कॉमन आता है, और जब हम डिटरमिनेंट से कॉमन लेते हैं वो सिर्फ एक रो या एक कॉलम से कॉमन आता है। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग और एक बात हमें पता चला कि ये के क्यों हुआ, ये क्यों 3 हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, उसका पावर क्यों 3 हुआ, क्योंकि ये वाला 3x3 मैट्रिक्स था, क्योंकि ये वाला क्या था आपका 3x3 मैट्रिक्स था। तो अगर A and B इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, लिखता हूं, इसको भी नोट कर देना, ठीक है। इफ A and B are square matrix of order n, if A and B are square matrix of order n, तो फिर मोड ऑफ A कितना हो जाएगा, ये k टू द पावर n होगा कि नहीं, k टू द पावर n मोड ऑफ, यहाँ पे k क्यू हो रहा था ना, k क्यू मोड ऑफ b हो रहा था ना, तो यहाँ पे जो k क्यू b हो रहा था यहाँ पे क्या होगा k टू द पावर n, क्योंकि ऑर्डर कितना है n प्लस n। तो उसका जितना भी ऑर्डर होगा उसका मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 2 होगा, तो k टू द पावर 2 इनटू b मतलब डिटरमिनेंट ऑफ b। अगर ऑर्डर 4 होगा तो k टू द पावर 4 डिटरमिनेंट ऑफ b। तो ये जो n का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर के ऊपर, जितना ऑर्डर होगा उस हिसाब से n का वैल्यू वहां पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक फार्मूला के तौर, जनरल फार्मूला के तौर इसको क्या करना है आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, मॉडुलस मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू k टू द पावर n इनटू डिटरमिनेंट ऑफ b। तो ये एक प्रॉपर्टी के तौर था, इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं इसके बारे में और हम क्या नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, हां अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले क्या बोला था कि जब अब कोई भी हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, ठीक है, हम लोग उसके साथ कोई भी रो या कोई भी कॉलम को लेकर हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एक डिटरमिनेंट में कोई भी रो या कोई भी कॉलम को लेकर हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन कोई तो प्रोसीजर होगा, प्रोसेस होगा उसको एक्सपेंड करने में। एक्चुअली हमें कौन सा लेना है, देखिए अगर आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स है, अगर आपके पास एक ऐसा डिटरमिनेंट है जो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास डिटरमिनेंट है। तो ये इसी तरह डिटरमिनेंट है, अगर आप इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लेके आप एक्सपेंड कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस तरह डिटरमिनेंट में आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेकर आप एक्सपेंड कर सकते हो, सारा रो या सारा कॉलम में करने से सेम होगा। लेकिन अगर आपके पास ये डिटरमिनेंट है, अगर आपके पास ये डिटरमिनेंट है कि 1 2 3 4 0 6 7 8 9, अगर आपके पास ये डिटरमिनेंट है, तब इसको कैसे सॉल्व करने के लिए चाहोगे, एक्चुअली इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, आप यहाँ पे आइदर रो 2 को लेके आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्यों नहीं तो रो 2 या कॉलम 2। आप चाहोगे तो आइदर रो 2 से एक्सपेंड कर सकते हो, नहीं तो कॉलम 2 से एक्सपेंड कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट 0 आ रहा है, और ये 0 के 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सिर्फ हमें ये दो एलिमेंट, अगर हम C2 को लेके एक्सपेंड करते हैं तो सिर्फ हमें दो एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 2 और एक 8। अगर हम R2 को लेके एक्सपेंड करते हैं तो सिर्फ हमें 4 और 6 को लेकर एलिमेंट को लेकर हमें डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में तो 0 आ रहा है, तो सामने वहां पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वो 0 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे C2 को लेकर सॉल्व करना है, नहीं तो R2 को लेकर सॉल्व करना है। ठीक है, मान लो अभी हमारे पास एक और एक मैट्रिक्स है A है, जो क्या है मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट, फिर अभी डिटरमिनेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक डिटरमिनेंट है जो क्या है 1 2 3 4 5 4 0 6 7 0 9, हमारे पास ये डिटरमिनेंट। ठीक है, अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर आपने R2 को ले रहे हो सिर्फ एक 0 आ रहा है, R3 को ले रहे हो सिर्फ एक 0 आ रहा है, लेकिन अगर आप C2 को लेकर सॉल्व कर दिए तो फिर आपके पास 2 0 आ रहा है, और ये 2 0 के साथ हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 0 ही आएगा। तो इसको हम इजीली यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हैं कि मोड ऑफ A जो है वो कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A कितना हो जाएगा, ये 2 क्या है माइनस, क्योंकि प्लस माइनस प्लस मैं आपको बताया था ये क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो फिर -2 इनटू कितना हो जाएगा, उसका रो इसका कॉलम को छोड़ दीजिए, 9 4 जा 36 माइनस 7 6 जा
ठीक है। तो ये फिर कितना हो जाएगा -2 इंटू ये कितना हो जाएगा -6, ये कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह आप क्या से इजीली इसको फाइंड कर सकते हो। क्यों आपको R1 लेके 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपको ये कंक्लूजन क्या मिला कि डिटरमिनेंट में देखना कहां पे ज्यादातर जीरो आता है, कहां पे ज्यादातर आपको जीरो मिलता है। जहां पे आपको ज्यादातर जीरो मिलेगा उसी रो या उसी कॉलम को लेकर आपको सॉल्व करना है, ताकि वो जल्दी हो जाए और इजीली भी हो जाए। ठीक है। जहां पे जिस रो पे ज्यादा जीरो या जिस कॉलम पे आपको ज्यादातर जीरो मिल रहा है डिटरमिनेंट में, आपको उसी तरह क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर आपके पास इसी तरह का है जहां पे जीरो नहीं है, आप उसको यूजिंग प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी के तौर पे आप उसको प्रॉपर्टी को यूज करके जीरो भी ला सकते हो, डिटरमिनेंट को जीरो भी उसका अंदर एलिमेंट ला सकते हो, लेकिन बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या है हम आगे पढ़ेंगे जब हम प्रॉपर्टी के ऊपर जाएंगे एनसेट में, तभी मैं आपको 8-10 प्रॉपर्टी है उसका, मैं उस प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। तभी वो प्रॉपर्टी को यूज करके भी आप इसका अंदर एलिमेंट को जीरो ला सकते हो, जीरो आप ला सकते हो। लेकिन फिलहाल आपको अभी प्रॉपर्टी पता नहीं है, तो अभी जो आप सॉल्व करोगे वो आपको देखना है अगर जीरो है कि नहीं। अगर जीरो है तो उसी रो या उसी कॉलम को लेकर सॉल्व करना है, अगर जीरो नहीं है तो आप किसी को भी लेकर सॉल्व कर सकते हो। क्या फायदा, तीनों ही को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सारे रो या कॉलम। ठीक है। अच्छा, तो ये जो था इजीली कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरा पास कोई एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, ये मान लो ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है 2 2 4 0, 2 2 4 0। ठीक है। और बी जो मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स क्या है 1 1 2 0, 1 1 2 0। तो अभी मैं ये दोनों का मैट्रिक्स को देखकर मैं उसका बीच में रिलेशन फाइंड कर सकता हूँ, क्या है ना a = 2b, a = 2b इजीली फाइंड कर सकता है। अगर यहाँ पे मैं b में 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं उसको 2b फाइंड करता हूँ तो कितना हो जाएगा 2 × 1 1 2 0, तो ये तो कितना हो जाएगा 2 2 4 0 आ रहा है, 2b का बराबर है a = 2b हो रहा है 2 2 4 0। तो a = 2b मैं इसको यहाँ पे रिलेशन फाइंड कर सकता हूँ। अगर मान लो मेरे पास क्या है, a एक डिटरमिनेंट है जो आपके पास क्या है 2 2 4 0, और b एक डिटरमिनेंट है जो आपका क्या है 1 1 2 0। a का डिटरमिनेंट है 2 2 4 0 और b एक डिटरमिनेंट है 1 1 2 0। मैं इसको यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि मोड ऑफ a, डिटरमिनेंट ऑफ a = 2 × डिटरमिनेंट ऑफ b। मैं ये चीज को नहीं लिख सकता, मैं ये चीज को नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जो जनरल फॉर्मूला बताया था कि a = kb, जहां जो भी केस में आ रहा है a = kb, ये a = kb का फॉर्मूला में आपको उसकी मोड मतलब मॉडुलस ऑफ a का फॉर्मूला क्या था, मॉडुलस ऑफ फॉर्मूला ये था कि मॉडुलस ऑफ a = k⁴n मॉडुलस ऑफ b। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला सिर्फ मैट्रिक्स के लिए है, नॉट फॉर डिटरमिनेंट। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला किसके लिए है, डिटरमिनेंट के लिए। समझ में? जहां पे आपको दोनों इक्वेशन को मतलब एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन को इक्वेटिंग करना है। a = kb, k जहां पे क्या है स्केलर क्वांटिटी है, तो a = kb का फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे कहां पे, मैट्रिक्स में। लेकिन उसी तरह हम डिटरमिनेंट में क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, मोड ऑफ a मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a = k⁴n × डिटरमिनेंट ऑफ b। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ये चीज लिखता तो क्या मेरा ये सही होता, देखते हैं। यहाँ पे हम लोग जो डिटरमिनेंट है वो कितना ऑर्डर का है 2 + 2। तो ये फिर ये जो मोड ऑफ a मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a, ये डिटरमिनेंट ऑफ a कितना हो जाएगा k⁴n जो है, व्हाट इज n? n इज द ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर डिटरमिनेंट। ठीक है। मैट्रिक्स का तो हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो n जो है n क्या है स्क्वायर ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कितना है 2, तो ये फिर कितना हो जाएगा k⁴ 2 कितना हो जाएगा k⁴ 2 b। ठीक है। मान लो अगर मैं उसको यहाँ पर फाइंड करता कि a = 2b फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है a = 2b। तो जो अगर यहाँ पे a = 2b मुझे फाइंड करना है, यहाँ पे तो हो रहा है ना a = 2b, अगर इसी चीज को मुझे मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट में फाइंड करना है तो ये कितना हो जाएगा मोड ऑफ a = 2 + स्क्वायर ऑफ b
दैट मोड ऑफ A इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 4 into डिटरमिनेंट ऑफ B। देख लो एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, मैट्रिक्स के फॉर्मूले के हिसाब से ये आया था ना, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अगर इसी को हम मैट्रिक्स में फाइंड करेंगे A इक्वल टू 2B, अगर इसको मैं डिटरमिनेंट में फाइंड करेंगे तो मोड A इक्वल टू 4 मोड B होगा, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट ऑफ B। ठीक है, पता चला ये क्यों ऐसे हुआ, क्यों यहाँ पे 4 आया। थोड़ा उसका रिवर्स घुमाओ, उल्टा थोड़ा घुमाओ। यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, मैट्रिक्स के लिए इसके साथ हम लोग 2 मल्टीप्लाई किए थे, इसके साथ हम क्या थे 2 मल्टीप्लाई किए थे। लेकिन डिटरमिनेंट में क्या करना है, अगर हमारे पास डिटरमिनेंट में क्या होता, अगर हमारे पास ये होता कि 2 2 4 0 ये होता, अगर इसके साथ हम लोग कॉमन निकालते, देखिए क्या बोला था, जब हम कॉमन फाइंड करेंगे सिर्फ एक कॉलम या सिर्फ एक रो के साथ हम कॉमन फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ एक कॉलम या सिर्फ एक रो के साथ हम फाइंड कर सकते हैं, सारे एलिमेंट से हम कॉमन नहीं फाइंड कर सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं 2 यहाँ से कॉमन लाता हूँ तो 2 into क्या हो जाएगा 1 1। अगर यहाँ पे फिर मैं 2 कॉमन लाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 2 2 4 1 1 4 0। ठीक है, अगर मैं यहाँ से फिर 2 कॉमन लाता हूँ तो क्या हो जाएगा 2 into 2 1 1। 4 में 2 कॉमन जाने से कितना होगा 2 होगा, और ये तो 0 0, तो 2 into 2 यहाँ से 2 कॉमन लाया और यहाँ से भी 2 कॉमन लाया, तो ये कितना हो गया, तो ये कितना हो गया 4 into 1 1 2 0, और 1 1 2 0 क्या है, 1 1 2 0 क्या है। तो मैं b फाइंड करने के लिए देखिए b के साथ जब मैं 2 मल्टीप्लाई किया था तभी a आ गया था, b के साथ जब मैं 2 मल्टीप्लाई किया था तभी a आ गया था मैट्रिक्स में। लेकिन डिटरमिनेंट में मुझे 4 कॉमन निकालना पड़ता है, 2 जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लेकिन जब मैं कॉमन निकाल रहा हूं मेरा 4 आ रहा है कॉमन, क्योंकि ये मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट। This is the difference between matrix and determinant of a scalar quantity when we are multiplying in a square matrix. When we are multiplying in a square matrix. अभी समझ में आ रहा है डिटेल में कि what is the difference between matrix and determinant। ठीक है, जब हम a equal to kb में लेते हैं, इसलिए आपको इतना याद रखना है कि a equal to kb जो होता है वो मैट्रिक्स में होता है, और mod of a equal to k to the power n mod of b, मतलब determinant of a equal to क्या होगा a to the power n determinant of b। This is for determinant and this is for a equal to kb, a equal to kb for matrix। ठीक है, इसको मैट्रिक्स में यूज करते हैं, इसको डिटरमिनेंट में यूज करते हैं टू फाइंड। और ये n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, वो मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर होगा उसी तरह n का वैल्यू होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो ये फिर क्या है, ये सही है, ये क्या है गलत है। अभी हम थोड़ा और डिटेल में मैं आपको बताता हूँ कि जब मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 होगा, जब मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 होगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 होगा, तब हम कैसे मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, एक नोट में हम लोग अच्छे से डिटेल में लिख देते हैं बोर्ड पे। ठीक है, बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। मैं अभी आपको बताता हूँ कि डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 आपका क्या होगा, तो पहला जो है आपका क्या है, डिटरमिनेंट determinant of a matrix of order 1। डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। तो फिर अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, तो एक डिटरमिनेंट है जो क्या है ऑर्डर 1 का ए है, तो फिर मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या लिख सकता हूँ, ओनली ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या लिख सकता हूँ, ओनली ए, ये होगा। ठीक है, अगर मेरे पास 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, अगर ऑर्डर 2 का एक डिटरमिनेंट है, मतलब ए इक्वल टू क्या होगा, ये ए बी सी डी, तो फिर मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड कर सकता हूँ, बोला था ये क्या होगा, ये कैसा होगा, डी ए प्लस मल्टीप्लाई, ठीक है, डी ए माइनस सी बी, डी ए माइनस सी बी। ठीक है, दोस्तों एडी भी लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या हो गया ये एडी माइनस सी बी, तो ये आपका हो गया डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ऑर्डर 1 का, ये हो गया 2 का। ठीक है, अब हम करते हैं 3 का। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ठीक है, डिटरमिनेंट
डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब ये मान लो हमारे पास एक डिटरमिनेंट है जो क्या है a b c d e f g h i, ठीक है। तो ये किसके साथ इक्वल होगा, ये कौन सा प्लेस है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a32 a पोजीशन के हिसाब से, ये उसका एलिमेंट के हिसाब से, ठीक है। ये दोनों इक्वल है। अभी हम उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको क्या बोला था, अगर ऐसा कोई एलिमेंट है जब ये जीरो नहीं है तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेकर आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ एक्सपेंडिंग एलॉन्ग रो 1। पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, एक्सपेंडिंग एलॉन्ग, ठीक है, एक्सपेंडिंग एलॉन्ग R1। अच्छा, अभी हमें क्या करना है, ये R1 को लेकर सॉल्व करना है। मैं जैसे बताया था कि एक को प्लस लेना है, एक को माइनस लेना है, एक प्लस लेना है, क्यों लेना है उसके जनरल फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक्चुअली जब हम उसको एक्सपांड करते हैं तो पहला एलिमेंट जो a11 का प्लेस में कौन है, a है, तो पहले हमें a को लेना है। लेकिन उससे पहले हम क्या लिखते हैं, -1 का स्क्वायर। ये स्क्वायर कहां से आया, ये स्क्वायर कहां से आया। आप किसी भी रो या कॉलम को एक्सपांड करने से पहले जब उनका एलिमेंट आप पहले लिखते हो, ये क्या है a, तो उसके पहले हम क्या करते हैं, -1 टू द पावर i j को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या मल्टीप्लाई करते हैं, -1 टू द पावर i j। व्हाट इज i j, ये जो नंबर, मतलब यहाँ पे हमें जो करना है, ये क्या करना है ना, -1 टू द पावर i प्लस j, -1 टू द पावर i प्लस j को हमें मल्टीप्लाई करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है ये नंबर के साथ। और i प्लस j क्या है, वो उस उनका प्लेसमेंट के हिसाब से जो उसको नंबर मिला है, उसका मतलब यहाँ पे ये a11 का एलिमेंट था, इसलिए a11 मतलब 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 क्या है, 2 है। तो इसको मैं ऐसे भी नहीं लिखे, ऐसे भी लिख सकता हूँ, -1 टू द पावर 11, बाकी कौन है a, बाकी कौन है a, फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा क्या, रो कॉलम को छोड़ने के बाद IE माइनस HF, IE माइनस, ठीक है। अगर आपने ये जनरल फॉर्मूला के हिसाब से लिख रहे हो तो ये सारे चीज क्या होगा, प्लस होगा, सारे क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। प्लस माइनस प्लस वो तो हमें मिलेगा बाद में, लेकिन अब हम ये क्या हो गया, प्लस। फिर क्या करना है, -1 टू द पावर कितना होगा, अब इसको b को लेकर सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम रो 1 को लेकर सॉल्व करते हैं, तो b का प्लेसमेंट वैल्यू कितना है, 1 2 a12, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2, और ये 1 प्लस 2 में ये अभी क्या है, b इंटू होगा, b में क्या इंटू होगा, b का रो, b का कॉलम छोड़ने के बाद क्या आ रहा है, di माइनस gf, क्या आ रहा है, di माइनस, ठीक है। फिर क्या होगा, प्लस, फिर -1 टू द पावर कितना होगा, अभी c को लेकर सॉल्व करना है, c का प्लेसमेंट वैल्यू कितना है, 1 3, मतलब -1 टू द पावर कितना होगा, 1 प्लस 3। अभी आपके पास क्या है, c एलिमेंट, c के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, उसका रो, इसका कॉलम को छोड़ दीजिए, रो कॉलम छोड़ने के बाद कितना आ रहा है, ये आ रहा है dh, मतलब hd माइनस gd, hd माइनस। इसी तरह हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करना, टोटल में सॉल्व करेंगे, दिखेगा ये क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस आएगा, जैसे हम लोग ले रहे थे, ये प्लस माइनस प्लस, देखो यहाँ पे वैसे आएगा, प्लस माइनस प्लस। यहाँ पे क्या है, -1 टू द पावर 1 प्लस 1, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू a, मतलब a ही आएगा, तो कितना हो जाएगा ये, a इंटू IE माइनस, ये -1 टू द पावर 1 प्लस 2 3, -1 का क्यूब कितना है, माइनस, और माइनस b, ये b के साथ -1 मल्टीप्लाई होने से कितना होगा, -b, तो ये प्लस माइनस क्या, माइनस, तो -b इंटू di माइनस, समझ में आ रहा है, कि -1 टू द पावर कितना है, 3, -1 का क्यूब कितना है, माइनस, तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। अभी क्या होगा, -1 टू द पावर 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 कितना है, 4, तो -1 का 4 कितना, टू द पावर 4 कितना होगा, 1 इंटू c कितना होगा, c, मतलब प्लस c1 है, तो प्लस c इंटू
एच डी माइनस पूरी रोड फुल ऊपर है प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस इतना -1 टू द पावर ये पावर वो पावर ये सब नहीं लिख के इसी वजह से आपको बोला था कि आप ऐसे डायरेक्टली याद कर सकते हो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इसी तरह आप क्या कर सकते हो याद कर सकते हो ठीक है। अब क्यों -1 टू द पावर लिखना है फिर उसको सॉल्व करना है फिर करना है लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा उसमें टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसी तरह क्या करना है उसको ऑर्डर पर याद कर सकते हो ठीक है। अच्छा मैं आपको बोला कि आप किसी भी ऑर्डर या किसी को कॉलम को लेकर आपने सॉल्व कर सकते हो। तो अभी हम लिखते हैं एक्सपांडिंग अलोंग C1 ठीक है एक्सपांडिंग अलोंग C1। अभी हमें कॉलम 1 को लेकर एक्सपांड करते हैं देखते हैं क्या होता है ठीक है। अच्छा एक्सपांडिंग अलोंग C1 मतलब ये चीज पहले हम उसको जनरल टर्म में लिखते हैं फिर हम उसको हमारे प्रोसेस के हिसाब से देखते हैं ये सही होता है कि नहीं ठीक है। मैं आपको क्या बोला था C1 मतलब ये क्या है प्लस ये क्या होगा माइनस ये क्या होगा प्लस ठीक है। अभी हम देखते हैं प्लस माइनस प्लस के हिसाब से आ रहा है कि नहीं लेकिन पहले हम उसको जनरल टर्म में लिखेंगे। तो ये जो पहला चीज a होगा ये कौन सा प्लेस है a11 उसका मतलब क्या होगा -1 टू द पावर 1 + 1 और a तो रहेगा पहला लिमिट a उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा a का रो a का कॉलम छोड़ने के बाद ei माइनस hf ठीक है। तो फिर क्या करना है प्लस करना है तो फिर -1 टू द पावर ये किसका प्लेस है 2 1 मतलब ये कितना हो जाएगा 2 + 1 ये कौन सा इसका प्लेस में कौन है d मतलब ये क्या हो जाएगा d इनटू क्या होगा d का रो d का मतलब d का रो d का कॉलम d कॉलम छोड़ने पर क्या हो रहा है bi माइनस ch क्या आ रहा है bi माइनस h ठीक है। फिर प्लस कितना होगा प्लस अभी -1 टू द पावर कितना होगा अभी इसको लेना है g का एलिमेंट कितना 3 1 तो कितना हो जाएगा -1 टू द पावर 3 + 1 g इनटू अभी g में किस कौन मल्टीप्लाई होंगे g का रो g का कॉलम छोड़ना है बाकी कौन बचा bf माइनस bc ठीक है। अच्छा अभी हम देखते हैं उसको जनरल फॉर्मूला के हिसाब से क्या आ रहा है यहाँ पे क्या है -1 का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 into a तो फिर a into ei माइनस hf ठीक है। -1 टू द पावर 3 -1 टू द पावर 3 कितना हो रहा है माइनस आ रहा है तो फिर माइनस b into bi माइनस hc यहाँ पे कितना है -1 टू द पावर 3 + 1 4 -1 टू द पावर 4 कितना था 1 तो 1 into g तो ये निकल जाएगा g into bf माइनस देखिए प्लस माइनस प्लस ये भी सही है ये फिर क्या है सही है। तो भी हम उसको जनरल टर्म में -1 टू पर उतना नहीं लिख के हम ये इसी तरह इजी फॉर्मूला से उसको यूज भी कर सकते हैं ठीक है यूज हम कर सकते हैं। अच्छा अब हम दोनों एग्जांपल लेकर देखते हैं ठीक है। एग्जांपल करते हैं ये टॉपिक के ऊपर ये कांसेप्ट के ऊपर कैसे हम उसको कोइवेलेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। तो स्टूडेंट्स अब हम दो एग्जांपल करते हैं ठीक है। मान लो आपके पास कोई एक डिटरमिनेंट है मान लो आपके पास कोई एक डिटरमिनेंट है जो क्या दिया है डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या दिया है 1 2 4 -1 3 0 और 4 1 0 ये आपके पास एक डिटरमिनेंट है और फाइंड करने के लिए उसको डिटरमिनेंट का फाइंड करने के लिए दिया है ठीक है। तो डिटरमिनेंट हम उसको कैसे फाइंड करते हैं ये तो बहुत इजी चीज है। पहला चीज का आपको ये देखना है कि कौन सा रो या कौन सा कॉलम को लेकर आपको एक्सपांड करना है। यहाँ पे मैक्सिमम 0 कहां पे मिल रहा है अगर हमको R2 में लेना है तो 1 0 मिलेगा R3 में लेंगे तो 1 0 मिलेगा R1 में कोई 0 नहीं है C1 में कोई 0 नहीं C2 में कोई 0 नहीं C3 में 2 0 मतलब हमें मैक्सिमम 0 कहां पे मिल रहा है C0 में सॉरी C3 में। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे C3 को लेकर उसको एक्सपांड करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्सपांडिंग थ्रू C3 एक्सपांडिंग थ्रू C3 तो C3 को लेकर हमको एक्सपांड करना है। ये क्या होगा प्लस माइनस प्लस उसका मतलब ये 4 क्या होगा +4 होगा। नहीं तो अगर हम देखेंगे जनरल फॉर्मूला के हिसाब से ये -1 टू द पावर ये किसका वैल्यू है a13
A11 A12 A13 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 मतलब ये कितना होगा 1 + 3 होगा 1 + 3 तो A13 इंटू ये कितना होगा 4 4 में कितना इंटू होगा अच्छा 4 में कितना इंटू 4 का रो 4 का कॉलम छोड़ने वाला कितना होता है 1 इंटू -1 -1 -4 3 जा -4 3 जा 12 ये भी कितना हो जाएगा -1 टू द पावर 4 कितना होता है 1 मतलब +1 तो फिर 4 इंटू कितना हो जाएगा -30 दैट इक्वल टू -50 ठीक है। अगर ये जनरल फॉर्मूला को नहीं लेकर अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करें तो कर सकते हैं ये तो प्लस ये क्या है प्लस माइनस प्लस तो ये भी प्लस का प्लस है तो फिर 4 इंटू कितना हो जाएगा -1 इंटू 4 के जा माइनस ये फिर कितना हो जाएगा 4 इंटू -15 दैट इक्वल टू -50 ठीक है। दोनों तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं ठीक है। अच्छा अगर आपके पास और एक क्वेश्चन है मान लो यहाँ पे और एक एग्जांपल है क्वेश्चन क्या दिया है कि x और x1 इक्वल टू 3241 इक्वल टू 3241 और आपको यहाँ पे दिया है कि x का वैल्यू फाइंड करने के लिए 3241 आपको क्या दिया है x का वैल्यू फाइंड करने के लिए। देखिए जैसे आप मैट्रिक्स में क्या करते थे अगर ऐसा चीज कोई मैट्रिक्स में आ रहा था ठीक है मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते थे मैट्रिक्स में हम लोग यहाँ पे क्या करते थे कि जो एलिमेंट है एलिमेंट को हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देते थे इक्वेटिंग करते थे ठीक है। उसका मतलब यहाँ पे 3 3 हो गया अभी x का वैल्यू कितना हो जाता था 2 और यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाता था 4 और 1 तो 1 है। ये कौन सा प्रोसेस था मैट्रिक्स का कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपको इक्वेट करना है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल के हिसाब से आपको क्या करना है वो x और y का वैल्यू फाइंड कर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है डिटरमिनेंट में हमको क्या करना है डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है मतलब पहले डिटरमिनेंट का a निकालना है इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ b निकालना है। दोनों डिटरमिनेंट फाइंड करने के बाद हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ इक्वेटिंग डिटरमिनेंट को पहले फाइंड करना है तब भी जाके हम दोनों को क्या कर सकते हैं इक्वेट कर सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को देखकर x y का वैल्यू बोल देते हैं है कि नहीं। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट में अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा पहले इसका डिटरमिनेंट कितना होगा 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 माइनस x इंटू x कितना होगा x2 तो 3 माइनस x2 इक्वल टू इसका डिटरमिनेंट कितना होगा 3 1 जा 3 माइनस 4 2 जा 8 तो ये फिर कितना हो गया 3 3 कैंसिल 3 3 कैंसिल माइनस x2 इक्वल टू माइनस 8 तो x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 8 सॉरी x2 इक्वल टू 8 तो x इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 8 दैट इक्वल टू 2 तो x का वैल्यू कितना आ रहा है प्लस माइनस 2 ठीक है। इसी तरह हम x का वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ पे जैसे आपने मैट्रिक्स में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करके x का वैल्यू लिख देते थे यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। डिटरमिनेंट में क्या करना है पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है फिर दोनों इक्वेशन को आप इजीली इक्वेट कर सकते हो ठीक है। जैसे इसी तरह आप इसको वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। सो इन आवर नेक्स्ट पार्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट ठीक है। आपके पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज है 10-12 प्रॉपर्टी सारे प्रॉपर्टी को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे फिर हम एक्सरसाइज 4.1 को प्रोसीड करेंगे ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 को प्रोसीड करने से पहले हम लोग का और एक इंट्रो क्लास रहेगा जहां पे क्या होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट।